थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है जिसके लिए इतनी ज़्यादा तालियां बजाई जाएं, पर सुन के तो अच्छा ही लगता है। So thanks a lot. What a wonderful audience. What a wonderful audience. And the best part I like is I'm seeing every face. Everybody is smiling. या तो desserts अच्छे थे. It's so wonderful to see so many people who have taken leadership as their life goal. मैं जब बड़ा हो रहा था तो my only problem was that in this country there was no enterprise. People were not enterprising. We were forced, I don't know if you are younger than me or older than me, but when I was growing up, there were only, we lived in a very small world of choices. We had only two choices for everything, either Corona or Bata, engineer or doctor. Even chartered accountant and business or doing law wasn't part of the choice. You would do LLB only when you fail in everything and you have nothing else. जो सबसे नालायक लड़के होते थे वो LLB करते थे. And today lawyers are the richest people in this world. So actually there is no difference between you and I. We are all the same. We are cut from the same cloth. The only difference is that some cloth gets to become a t-shirt, some shirt, some jacket, some tie. और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनसे कफन भी बनता है. So I also lived in Delhi. I come from a very small town, middle class family. I grew up in places like Gwalior, Jabalpur, Bhopal. And I come from a very typical, simple, middle class family जहाँ पे ambition होता है कि बस किसी तरह से engineer बन जाओ और इंडिया के बाहर चले जाओ और ज़िंदगी वहाँ जाके ठीक हो जाएगी. I did exactly the same. So first I came out of Bhopal, came to Delhi. I studied in IMC here, and then I went to study in Harvard in USA, which is in Boston. And then I also did corporate jobs, wearing tie, jacket, serving clients. I worked with some of the topmost advertising agencies of the world. Those who don't know, we launched Maggie, and I am the founder member who brought in Coca-Cola to this country, from advertising point of view. We launched Gillette in India. I did all that and I had a very successful career. I was making a lot of money and lived very comfortably. तो मैं भी एक बड़ी जिस तरह की ज़िंदगी एक मिडिल क्लास लड़के लोग जीना चाहते हैं मैं भी जी रहा था. और फिर मैं एडवर्टाइजिंग करते करते बॉम्बे पहुंच गया, एड फिल्म्स बनाने लगा, बड़े सारे अवार्ड्स भी मिल गए, तो शोहरत भी मिलने लगी, पैसे भी हो गए, सब कुछ हो गया. फिर मैं टेलीविज़न करने लगा एंड देन उसी से ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रेजुएट होते आई स्टार्टेड मेकिंग फीचर फिल्म्स एंड आई मेड वेरी बिग स्टार बेस्ड फिल्म्स, चॉकलेट, गोल, दोज काइंड ऑफ फिल्म्स विद मल्टी स्टारर, यू नेम इट, एंड वी वर डूइंग इट. वो एक ऐसी ज़िंदगी है जिसका लोग ख्वाब देखते हैं. आज एक सर्वे किसी ने किया था और उसने ऐसे ही एक सैंपल किया था कोई 8-10 हज़ार लोगों के ऊपर, लेकिन इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में. उसने सबसे पूछा तुम्हारा ड्रीम क्या है. किसी ने बोला ये, किसी ने बोला वो, कई ऐसे भी थे जिनने बोला नेशन बिल्डिंग. हालांकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, हम जो भी करते हैं वो नेशन बिल्डिंग ही है. हम और आप जो बात कर रहे हैं वो भी नेशन बिल्डिंग है. तो सब लोगों ने तरह तरह की बातें की कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये मेरा ड्रीम है. किसी ने बोला मैं माँ बाप को खुशी देना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है. किसी ने बोला मैं घर बनाना चाहता हूँ. किसी ने बोला कि यार मैं बम्बई में खुश नहीं हूँ, मैं वापस अपने गांव जाके स्कूल खोलना चाहता हूँ. सब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की. देन ही आस्क्ड देम वन क्वेश्चन. ही सेड अगर आपको फिल्मों में काम करने का मौका मिल जाए तो क्या फिर भी गांव जाके स्कूल खोलना चाहोगे? And you won't believe me, 100% of the people said that they would want to work in movies in some capacity. आपको शायद आपसे भी अगर बोलूं भाई साहब 2 मिनट का रोल है, आ जाओ, खड़े हो जाओ फिल्म में. अच्छा कौन ऐसा है जिसको शाहरुख या अमिताभ बच्चन के बगल में खड़े होकर एक्टिंग करने का मौका मिले मना कर देगा? बताओ. अब ये ईगो आ गया इनका. ऐसा नहीं, कोई रोल नहीं है, एक ही रोल है आपका. अमिताभ बच्चन के सामने आपको क्या रोल मिलेगा? चाय देने का ही रोल मिलेगा आपको.
या सलाम साहब, या सलाम साहब। तीसरा, एक और तीसरा रोल है, दरवाजा खोल के आइए सर। पर मैं मजाक में कह रहा हूँ ऑब्वियसली, पर आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, दैट एवरीबडी लाइक्स टू बी इन अ ग्लैमरस लाइफ, एवरीबडी वांट्स मनी। नाउ अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम विद दिस वर्ल्ड इज, द प्रॉब्लम, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज कि जो म्यूजिशियंस हैं वो दुकान खोल के बैठे हैं। जिसको दुकान खोलनी चाहिए वो डॉक्टर का काम कर रहा है, जिसको जिसको डॉक्टर का काम करना चाहिए वो कहीं इंजीनियर बना पड़ा है। वी ऑल लिव इन अ मिक्स्ड अप वर्ल्ड। नोबडी, ऑलमोस्ट वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड आर डूइंग एग्जैक्टली व्हाट दे आर मेंट टू डू इन देयर लाइफ। आपकी प्रतिभा क्या है और आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहला आपको इसकी एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। हाउ टू बी सक्सेसफुल, इसी बात पे आज सब जो बैठे हैं, हाउ टू बी सक्सेसफुल, अभी बोल दिया जाए इस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। कितने लोग बैठेंगे बताइए जरा मुझे। आप मुझे भी जो सुन रहे हैं वो इसलिए सुन रहे हैं शायद इससे कोई ऐसी बात समझ में आ जाए कि मेरी जिंदगी में कुछ मुझे फायदा हो जाए। और वो फायदा क्यों हो जाए? क्या इसलिए हो जाए कि आप बेटर आदमी बन जाए? नहीं, वो फायदा इसलिए हो जाए कि हम थोड़े और सक्सेसफुल हो जाए। तो जिस चीज के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, मैं भी भाग रहा था एक वक्त में, उसी सक्सेस का सारा जद्दोजहद है इस दुनिया में। ये पूरी वर्ल्ड की क्राइसिस है सक्सेस। ये जो सक्सेस नाम की मृत तृष्णा है, जो एक इल्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया गया है, हम सब उसकी स्लेवरी करते हैं। हम में से कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जब तक आप सक्सेसफुल बनने की कामना रखते हैं दिल में, तब तक आप फेल्ड ही हैं और फेल्ड ही रहेंगे। वो कोई भी व्यक्ति जो सक्सेस के पीछे भाग रहा है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सक्सेस की एक ही डेफिनेशन है, जो आपने चाहा वो पाया। अगर आपने बोला मैं 1 मिनट में 100 मीटर दौड़ सकता हूं और आप 1 मिनट में दौड़े, वो सक्सेस है। अगर आप उससे कम में दौड़ रहे हैं, उससे ज्यादा में दौड़ रहे हैं, दोनों सक्सेस नहीं है। ऐसा कौन है जिसने जो चाहा उसको वो मिल, अभी तो फिर हम यहां क्यों बैठे हैं? जो सक्सेसफुल आदमी है वो यहां क्यों बैठा होगा, आप मुझे खुद समझाइए। अपने आप से प्रश्न करिए। तो व्हाट आई रियलाइज, जब मैं ये बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा था, सारी दुनिया में मुझे लग रहा था मैं सक्सेसफुल हूं, मेरे घर वाले, जैसे आपने बोला, परिवार वाले, सगे संबंधी बोलते थे आप सक्सेसफुल हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अंधों के शहर में अंधा ही अंधे से पूछ रहा है रास्ता दिखा दो, और अंधा कह रहा है भाई साहब आप रास्ते पे पहुंच गए। यानी एक किस्सा भी है इसके ऊपर, एक पुराना, भारत में काफ़ी प्रचलित था वो पहले। तो वही है कि एक अंधों के शहर में एक अंधा था, उसने कहा कि भाई सारे अंधे हैं यहाँ, तो मैं रोशनी जला लेता हूँ हाथ में, तो शायद देख के लोग उससे चले जाएं। तो वही वाली बात है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द मॉडर्न वर्ल्ड इज दैट यू आर नॉट फ्री, एंड सिंस यू आर नॉट फ्री, we are chasing success all the times and we feel we are struggling to be successful, whereas success is a natural quality. The day you take birth you are successful. Survival for the fittest सुना है ना आपने? आप सर्वाइव कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी सक्सेस है। आप हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं, वही सबसे बड़ी सक्सेस है। डायबिटीज़ है, बच्चा ड्रग ले रहा है, स्पाउस के साथ बन नहीं रही है, लेकिन 4 और BMW या मर्सिडीज़ खड़ी हैं और आप फर्स्ट क्लास में फ्लाई करके दुबई में जाके 7 स्टार होटल में रह रहे हैं। इसको अगर सक्सेस है और इसके पीछे आप भाग रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी आपको मुबारक हो, मेरी तो अच्छी कट रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप लोगों से, और मैं इतना एलैबोरेट करके ये बात इसलिए बोल रहा हूँ
कि इस दुनिया की सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो यही है, हम कहाँ जा रहे हैं हमको यही नहीं पता है, और क्यों जा रहे हैं ये भी नहीं पता है। और यही कारण है कि सारी दुनिया में आप देखिए स्पिरिचुअल गुरुज एंड लाइफ कोचेज इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं, क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम जो है इस दुनिया का आपको सिर्फ ये सिखाता है हाउ टू बी सक्सेसफुल। आपके बच्चे भी अभी वही सीख रहे होंगे, उनका दुर्भाग्य है वो भी, बट नो स्कूल इन द वर्ल्ड टीचेज यू हाउ टू लिव एंड हाउ टू लव। और इन दो चीजों के अलावा पूरे वर्ल्ड में और कुछ मैटर ही नहीं करता है। अ लाइफ विदाउट लव इज द मोस्ट अनसक्सेसफुल लाइफ। और उस चक्कर में हो क्या गया है कि हम सब वी आर वायर्ड टू इंप्रेस पीपल ऑल द टाइम्स। मैंने पूछा सक्सेस कैसे, उनने कहा लोग बोलते हैं, पब्लिक परसेप्शन। हमें पब्लिक परसेप्शन से पता चलता है हम सक्सेसफुल हैं, हमें खुद नहीं पता। और इसीलिए आप देखिए हम बड़ी गाड़ी से उतरना चाहते हैं, क्योंकि वो जो गाड़ी का जो क्रच है, वो जो झूठ है गाड़ी का, उससे हमें लगता है हम सक्सेसफुल हैं। पर अंदर जब आप सक्सेसफुल होते हैं आपको दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं होती, एंड दैट डे यू बिकम फ्री। और ये सक्सेस कोई इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इसको बनाया जाता है इतना कॉम्प्लिकेटेड ताकि आप उस माया जाल में उलझे रहें। एक जादूगर को देखा है आपने कैसे शो करता है? वो जादू होता है 10 सेकंड का, पर उसके पहले आधा एक घंटा दुनिया भर की बातें कर करके आपको हिप्नोटाइज करता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जो मुझे ध्यान से अभी सुन रहे हैं और जो सो रहे हैं, वो सब हिप्नोटाइज्ड हैं। जो आंखें खोल के मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग सो भी रहे हैं, खाने के बाद आती है नींद, बट बिकॉज ऑल ऑफ यू आर हिप्नोटाइज्ड लाइक आई वॉज हिप्नोटाइज्ड। मैं अनिल कपूर के साथ फिल्म कर रहा था, हम सब कहते अरे यार तुम्हारी तो बन गई, जिंदगी बन गई। कोई मुझे समझाए कैसे बन गई, क्या बन गया? तो ऐसे तो आप दुनिया में किसी को भी पकड़ लीजिए, आप एक गधे को पकड़ लीजिए, आप एक डॉग को पकड़ लीजिए, किसी को भी एक सक्सेसफुल आदमी के साथ खड़ा कर दीजिए, उसकी फोटो ले लीजिए, मतलब वो जो डोंकी है या वो जो डॉग है वो सक्सेसफुल हो गया। मैं जगह जगह जाता हूं, लोग सेल्फी 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 के कारण थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। पर क्यों? मैं उनसे पूछता हूं मेरे साथ क्यों खिंचाना चाहते हो, इससे तुम्हें क्या करोगे क्या इसका? अरे लोगों को दिखाऊंगा, उससे क्या होगा? अरे साहब मैंने तो एक फिल्म वाले के साथ, फिल्म मेकर के साथ फोटो खिंचाई थी, उससे तुम्हारी जिंदगी में क्या होगा? तुम जब मेरे साथ खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हो, तुम्हारी सेल्फ एस्टीम और कम हो रही है, तुम उसी वक्त अनसक्सेसफुल हो चुके हो। और मैं जानबूझ के ये बोल रहा हूं ताकि जब मैं निकलूं तो मेरे पीछे ना पड़े लोग। आई लव यू, ऐसा कुछ नहीं। Success is doing what you are meant to do. इस दुनिया में कभी ध्यान से सोचिए, भगवान ने आपको एक स्पेशल सिग्नेचर क्यों दिया है जिसको सारे पैसे वाले मानते हैं ये आपका सिग्नेचर, जो आपकी उम्र के साथ बदलता भी जाता है, लेकिन फिर भी साइंस उसको आपका सिग्नेचर मानती है। ऐसा क्यों है कि आपकी आवाज़ किसी और की आवाज़ नहीं है? ऐसा क्यों है कि भीड़ में भी खड़े हुए अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ या बच्चा या माँ जिसको आप दिल से प्यार करते हैं, 10,000 लोगों की भीड़ में भी उस आदमी को पीछे से भी देख के आप पहचान लेते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक खास QR कोड के साथ आवाज़ दी है, एक हैंडराइटिंग दी है और एक एक्सप्रेशन दिया है और एक बॉडी लैंग्वेज दी है जो सिर्फ आपकी दुनिया में किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती। ट्विंस भी होंगे, एक सी शक्ल भी होगी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, आवाज में कुछ फर्क होगा। अब आप ये सोचिए, ये तो आप सब मानते हैं कि ऐसा है, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि भगवान ने, ईश्वर ने, क्रिएटर ने ना मानते हो नेचुरली, बाय साइंस, बाय बिग बैंग थ्योरी, बाय एनी वे, अगर ये सत्य है तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको
एक स्पेशल टैलेंट भी दिया है जो किसी और के पास नहीं है। क्या किया उसका? सारी वेल्थ लेके पैदा हुए थे, फ्री में मिली थी, वेस्ट कर दी ये सोच के कि सक्सेस कहीं और है। एक आपको छोटा सा किस्सा बताता हूं। अच्छा, जब टाइम खत्म होने वाला उसके 5 मिनट पहले मुझे बता दीजिएगा। हम फिल्म मेकर्स हैं, हम बोलने में कंजूसी नहीं करते। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। मुल्ला नसरुद्दीन का नाम आपने सुना है? एक टर्किश फिलोसोफर था जो खुद पे मजाक करता था लेकिन जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान सिखाता था। एक दिन रात को मुल्ला नसरुद्दीन एक लैंप पोस्ट के नीचे खड़े होके कुछ ढूंढ रहे थे। तो गांव के जो लोग निकले, उन्होंने कहा, मुल्ला क्या ढूंढ रहे हो? बोले, मियाँ घर की चाबी खो गई है, वो ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने कहा, आइए आपकी मैं मदद कर देते हैं। तो वो आदमी उसको मदद करने लगा। धीरे धीरे और लोग निकले, चाबी मिली नहीं, सब लोग मिलकर चाबी ढूंढने लगे। धीरे धीरे पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया और लैंप पोस्ट के नीचे खड़े होके सब लोग मुल्ला नसरुद्दीन के घर की चाबी ढूंढने लगे। पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई। जैसे ही सूरज निकला, मुल्ला नसरुद्दीन निकले वहां से और लोगों ने कहा, यार चाबी तो मिली नहीं, अब कैसे क्या करोगे? तो आखिर एग्जैक्टली खोई कहां थी तुम्हारी चाबी? तो मुल्ला ने बोला, चाबी तो यार वो बंगले के पीछे खोई थी। तो कहने लगे, फिर यहां क्यों ढूंढ रहे थे? बोले, पर लाइट तो यहां थी। ये हंसी की बात नहीं है, ये ट्रेजेडी है लाइफ की। हम सब अपनी जिंदगी की चाबी जहां लाइट दिखती है वहां ढूंढ रहे हैं, पर चाबी कहीं और है। आप मुझे एक बात बताइए, आप सब लोग क्या एंटरप्रेन्योर्स हैं? मोस्टली अपना सेल्फ बिजनेस है कि कहीं काम करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी करते हैं यहाँ पे? कोई नहीं है। और सब किसी स्पेशल यानी टेक्नोलॉजी में है कि अलग अलग तरह के बिजनेस में? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्रिएटिव लोग कितने हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले कुछ 2-3 महिलाओं ने हाथ उठाया, तो ऐसा ये माना ही जाता है इस देश में कि जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमको एज ह्यूमन बींग्स, हमारे को ईश्वर ने 2 गिफ्ट्स दिए हैं। पहला गिफ्ट है कि हम सांस ले सकते हैं, और इसमें भी ईश्वर ने बड़ी चालाकी की है कि सांस लेने का जो डिपार्टमेंट है वो इनवॉलंटरी कर दिया है, क्योंकि उसके पता है कि आदमी इतना मूर्ख है, एक ना एक दिन भूल ही जाएगा सांस लेना, या उसको लगा कि सांस लेने में मेहनत लगती है तो शायद सांस भी लेना बंद कर दे धीरे धीरे। इसलिए भगवान ने यह डिपार्टमेंट अपने पास रखा है कि इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पर एक डिपार्टमेंट जो हमारे ऊपर छोड़ा है वो है इमेजिनेशन का, क्रिएटिविटी का। अब मैं आपको एक चीज आप ही के लाइफ के एल्बम में पीछे जाके दिखाना चाहता हूं। करीब 60-70% लोगों ने हाथ नहीं उठाया कि हम क्रिएटिव नहीं हैं। यहां अभी जो मैंने सैंपल किया तो ओनली 20-30% पीपल रेज देयर हैंड, वो भी बाद में कंटेजियस होता है। 2-4 ने उठाया तो पीछे वालों ने कहा शायद मैं बुरा लगूं, हाथ ना उठाऊं, तो उन्होंने भी उठा दिया। लेकिन अपनी निजी जिंदगी में आप में से बहुत कम लोग जो हैं क्रिएटिविटी या क्रिएटिव प्रोसेस में अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा वक्त देते होंगे। मेरे को नहीं लगता 5-10% शायद उतना भी ना देते हों। और क्रिएटिविटी का मतलब मैं आपको बता दूं, क्रिएटिविटी का मतलब गाना गाना और डांस करना या पेंटिंग करना नहीं होता, वो स्किल्स हैं। उसका क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। क्रिएटिविटी का एक ही मतलब है, हाउ टू इमेजिन। अब आप याद करिए, जब आप छोटे बच्चे थे, आप 5 साल के थे, आज आपको बहुत चीज़ों से डर लगता होगा। आप हमेशा रिस्क कैलकुलेशन करते होंगे बिजनेस में 24 घंटे। करते हैं कि नहीं करते हैं? स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, ये सब यहीं से निकलता है, रिस्क कैलकुलेशन से। तो मुझे बताइए, जब आप 5 साल के थे, 3 साल के थे, 6 साल के थे,
आप में कुछ किया और आपके माँ बाप ने या टीचर ने आपको बंद अंधेरे कमरे में अगर बंद कर दिया, आप थोड़ी देर रोते थे और उसके बाद क्या करते थे? उसके बाद यू वुड मेक अ वर्ल्ड ऑफ योर ओन। आप एक दुनिया की कल्पना कर लेते थे, उसमें कैरेक्टर्स होते थे, उसके अंदर एक नई चीज होती थी जो सिर्फ आपका यूनिक वर्ल्ड होता था। कुछ बच्चे दीवारों में कुछ बनाने लगते थे। ये जो पावर है, वी आर गिफ्टेड विद दिस। और यकीन नहीं करते तो मैं आपको ब्रीफ में एक रिसर्च रिपोर्ट बताता हूं जो नासा की थी। नासा डिसाइडेड बैक इन 80s टू एम्प्लॉय द बेस्ट मोस्ट क्रिएटिव चिल्ड्रन इन नासा। तो उन्होंने कहा हम बचपन से इनको ग्रूम करते हैं। एंड दे डिड अ सर्वे। 5 साल के बच्चे हु हैव जस्ट जॉइंड द स्कूल, उनका उन्होंने एक सर्वे किया ऑन अ सैंपल ऑफ 20,000 प्लस टू फिगर आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन आर क्रिएटिव जीनियस। वर्ल्ड, पूरा नेशन वाइड सर्वे था। गेस, व्हाट इज योर गेस, हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वर क्रिएटिव जीनियस? 98%। 2% जो थे ऑटिस्टिक थे, कुछ उनका देयर मस्ट हैव बीन सम प्रॉब्लम विद देम। तो कुछ कोऑर्डिनेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, समथिंग फॉर दैट रीजन 2% वर लेफ्ट आउट। सो ऑलमोस्ट 100% नॉर्मल किड्स वर creative genius. And they got excited with this, and then they repeated the same survey when these children were 10 years old. And in this survey they figured out that now only 33% children were creative genius, rest were duffers, creative duffers. फिर उन्होंने यही सर्वे किया जब वो बच्चे 15 साल के हो गए। आप गूगल में जाके चेक करिएगा, इट्स अ वेरी फेमस सर्वे। जब वो बच्चे 15 साल के हो गए, at this point of time only 13% children were creative genius and rest were creative duffers. और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट लास्ट टाइम फिर से किया when these they grew up to be 20 years old. Now guess what was the ratio of creative genius? It was reversed. Only 2% of those children remained creative genius. 98% became creative duffers. You know why? Education. This education system is wiring us to run and chase something which is unachievable and which is not tailor-made for you. The point I am trying to make is, हम जो निजी जिंदगी में करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, सब करते हैं, इज वंडरफुल, क्योंकि उसके बिना भी जिंदगी नहीं जी जा सकती है। पर आप उसी बिजनेस को कैसे टर्न अराउंड कर सकते हैं एंड यू कैन लीव अ लेगेसी बिहाइंड, दैट इज पॉसिबल ओनली जब आप पहले शांत कहीं बैठ के ये तो डिस्कवर करिए कि व्हाट इज, जैसे आपका ये सिग्नेचर है, कोई आपको अगर दिखाए तो आपको कितना टाइम लगेगा समझने में ये आपका सिग्नेचर है कि किसी और का है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू नो कि इट्स अ फोर्ज्ड सिग्नेचर? आप ही की फोटो को अगर मैं फोटोशॉप कर दूं, आपको हाफ अ सेकंड भी नहीं लगेगा पता करने में। तो आपको इतना टाइम क्यों लगता है ये समझने में कि आपका टैलेंट क्या है? वो टैलेंट आपका कुछ भी हो सकता है, गाना नहीं, रात को 3 ड्रिंक के बाद गाना नहीं, वो टैलेंट नहीं है। मेरा मतलब ये है, वो ऐसी क्या एक चीज है, वो ऐसी क्या चीज है जिसको सिर्फ आप ही देख पाते हैं, जो सिर्फ आपके ही इमेजिनेशन में है। मैं जो बोल रहा हूं, क्या ऐसा है कि इसको आप एक अलग तरह से एनालाइज कर सकते हैं? जिस वक्त आपको यह समझ में आ जाएगा कि आप यहां पैदा क्यों हुए हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम 4 पांव से खड़े अगर हुए, हमारा माइंड बड़ा हुआ, और आज अगर हम स्पेस में जा सकते हैं, समुंदर के अंदर जा सकते हैं, हार्ट की ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं, अगर हम बटन बना के शर्ट बंद कर सकते हैं, अगर हम ये सब कर सकते हैं, तो ये सब कैसे हो रहा है? आपके चारों तरफ जो भी चीज छूती है, anything which is around you, every single thing has happened because of somebody's creativity, because of somebody's imagination. और उसी चीज को, जो हमारे पास गिफ्ट है, जिसके साथ हम पैदा होते हैं, उसी चीज को हम धीरे धीरे पहले एजुकेशन,
उसके बाद और दुनिया, और उसके बाद जो प्रेशर टू सक्सीड, दैट प्रेशर टू सक्सीड इज कीपिंग अस अवे फ्रॉम सक्सेस। सक्सेस आपके पास आ ही नहीं सकती जब तक आप फ्री नहीं है। आपका कोई भी परचेजिंग डिसीजन, आपके बाइंग डिसीजंस, आपकी चॉइसेस कुछ फ्रीडम से नहीं आ रही हैं। 24 घंटे यू आर इन्फ्लुएंस्ड। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटीज, आपकी चॉइस ऑफ योर कास्ट, योर चॉइस ऑफ योर ट्रेवल डेस्टिनेशंस, नथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर फ्री माइंड। मुझे बताइए, हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं, अपने को सक्सेसफुल समझते हैं, हम उन्हीं जगहों पे क्यों जाते हैं जहां सब जाते हैं? हमें क्यों, सबको क्यों आईफल टावर में जाके, कि आईफल टावर में कोई ऐसा चुंबक है कि वहां जाके प्यार निकल आता है? और अगर प्यार निकालने के लिए अपनी पत्नी या बाकी लोगों के साथ आपको आईफल टावर जाना पड़े तो प्यार था क्या? पहले तो यही सवाल उठना चाहिए। हो सकता है हम थोड़ा लाइट हार्टेड तरीके से बात कर रहे हैं, बट दीज आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस। दिस इज द प्रॉब्लम। जब हम कहते हैं इस दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ गया है, नफरत बढ़ गई है, हर आदमी दूसरे को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, दिस इज द रीजन, बिकॉज एवरीबडी इज चेजिंग समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, एंड वी आर ऑल फ्रस्ट्रेटेड, dissatisfied, disappointed souls who are putting up fake smiles on our faces, exactly like the filters of Instagram. We are the living example of Instagram. You have to destroy the Instagram of your own life if you want to be successful first. अब मैं आपको बताता हूं मेरे को वो कुंजी कहां मिली, वो चाबी कहां मिली। मेरी चाबी मेरे को ऐसे मिली कि जब सब लोग कहने लगे वाह 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 क्या बात है, ये आपने किया, वो किया, अरे इरफान खान के साथ फिल्म कर ली, अच्छा अच्छा इसके साथ कर ली, उसके साथ कर ली, जॉन अब्राहम के साथ कर ली, तो मुझे एक बात समझ में आई, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ? वॉट इज इट? वाई एम आई हियर इन दिस वर्ल्ड? एम आई हियर टू मेक फिल्म्स और टेल स्टोरीज विच एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी बिकॉज दे आर टोल्ड दिस इज वॉट यू शुड सी? मतलब मैं बाजार में आया, किसी ने मुझसे बोला भाई मैं क्या चीज बेचूं, सबसे ज्यादा क्या बिकता है इस दुनिया में? मैं समझिए मैं मार्केट में नया आया हूं और मैंने बोला ऐसी क्या चीज है जो बहुत ज्यादा बिकती है? कोई भी आपको बोलेगा इंटॉक्सिकेशन। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंटॉक्सिकेशन, नशा बिकता है। पता है आपको ये बात? किसी भी चीज का नशा। और इसीलिए आज मॉडर्न मार्केटिंग जो है, मैं मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं, मॉडर्न मार्केटिंग है, उसका कीवर्ड है एडिक्शन। डू समथिंग विच पीपल गेट एडिक्टेड टू। ये जितने सोशल मीडिया कंपनीज हैं, आपको पता है, दे आर ऑल एवरी ऑन क्वार्टरली बेसिस इन सिलिकॉन वैली दे गो टू डोपामाइन लैब्स। तो डोपामिन लैब्स में इसलिए जाते हैं, डोपामिन जानते हैं, एक ऐसा केमिकल है जिससे नशा आप और ज़्यादा करते हैं। ये सारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे हर 3-4 महीने में उसमें भेजे जाते हैं कि अच्छा भैया अब लोगों का नशा कहीं कम तो नहीं हो रहा, तो कैसे हम अपना इसका वो बढ़ाएं। देन दे से अच्छा इसमें एल्गोरिथम में ये और नेगेटिव कर दो, वो और नेगेटिव कर दो, अभी चलो इन लोगों के खिलाफ हो रहा है, अभी उसको अटैक कर दो। दैट्स व्हाट दे डू। आप सुबह लिख के अच्छी बात कुछ लिखिए, उसको 2 लोग नहीं देखेंगे, आप किसी को गाली दीजिए और देखिए क्या तेजी से वो बढ़ता है। आपको क्या लगता है आप सुपरमैन हैं कि उससे अछूते हैं आप? और ये सिर्फ ट्विटर और ये लोग कर रहे हैं। जिस चीज को आप हेल्थ प्रोडक्ट समझ के भागे जा रहे हैं, क्या वो आपको एडिक्ट नहीं कर रहा है? जिस जिम के लिए आप पागल हो रहे हैं, जिसके लिए वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, ये कीवर्ड्स कहां से आ रहे हैं? ओबेसिटी में समझ सकता हूं, पर 2-4 किलो ज्यादा भी हो गए अगर आदमी के शरीर में, तो सारे अच्छे कहीं डॉक्टर्स हों, जानते होंगे कि 2-4 किलो फैट होना भी चाहिए बॉडी में टू सर्वाइव। हम लोगों को इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया। मैं एडवर्टाइजिंग का आदमी हूं, इसलिए ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू, पूरा का पूरा जो दुनिया है, इसका सारा कैपिटलिज्म का बिजनेस सिर्फ एक चीज के पीछे चल रहा है, सिर्फ 2 प्रॉन्ग, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाउ टू डम्ब यू डाउन, एंड सेकेंड हाउ टू यू मेक एन एडिक्ट। किस तरह से आपको डम डाउन किया जाए और किस तरह से आपको एडिक्ट बनाया जाए। इसीलिए रोज सक्सेस की नई नई डेफिनेशंस आती हैं, हाउ टू डू की एक लिस्ट बनती है, आपको नई नई रेसिपीज दी जाती हैं, ये करोगे तो वो होगा, ये करोगे तो वो होगा। लेकिन लाइफ में बड़ा सिंपल है। हम सब लोग, आई रियलाइज कि हम सब लोग अपनी जिंदगी
जी रहे हैं टू इंप्रेस अदर्स। कैन यू थिंक ऑफ योर सक्सेस विदाउट अदर्स? आपका टर्नओवर जो है वो इसलिए आप उस टर्नओवर से सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि वो किसी और के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं। कौन सी ऐसी रेसिपी है दुनिया में जिसमें लिखा यू हैव टू बी नंबर 1 इन द मार्केट, और उससे आप क्या कर लेंगे? ऑल यू हैव टू डू इज डू अ पैराडाइम शिफ्ट। वी आर नॉट इन दिस वर्ल्ड टू इंप्रेस अदर्स। सारा स्ट्रेस, सारी डायबिटीज, सारा का सारा ब्लड प्रेशर, सारी लाइफ के प्रॉब्लम्स इसलिए हैं बिकॉज अदर पीपल्स ओपिनियंस मैटर टू अस। And because other people's opinions matter to us, we have forgotten our own signature. हम वो सिग्नेचर कर रहे हैं जो और लोग देखना चाहते हैं, हम वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं जो हमारा खुद का है। And therefore, all you have to do is, it's a very simple transition. Instead of impressing others, start expressing yourself. So when I made Chocolate, Goal, all these big films, one day I said, no, I am here to express myself. What is it that I can do best? और तब मुझे समझ में आया कि मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास छोटे शहर का जो माइंड सेट है उसको समझता हूं। मैं इंडिया की सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझता हूं। तो व्हाई नॉट मेक फिल्म्स on subjects which I understand best and which nobody else can make those kind of films. पर एक लॉ ऐसा था फिल्म इंडस्ट्री का कि इंडिया में पॉलिटिकल फिल्में नहीं बनाई जाती थी, चलती ही नहीं थी, कोई देखता ही नहीं था अनलेस उसमें स्टार्स हों। बट आई डिडंट केयर फॉर एनीवन। आई मेंटली रिजाइन्ड फ्रॉम दिस थिंग कॉल्ड बॉलीवुड एंड आई वेंट टू इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद इज वन ऑफ द 10 बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड। और वहाँ उनके स्टूडेंट्स के साथ एक प्रोसेस चालू हुई। और आप अगर नया रास्ता बनाने की कोशिश करें तो बिलीव मी, ईश्वर बहुत रास्ते खोलता है आपके लिए। रास्ते इसलिए नहीं खुलते क्योंकि हम कोशिश ही नहीं कर रहे। हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं जहाँ पे भीड़ है। हम उस रास्ते में चलना ही नहीं चाहते जहाँ पे आपको खुद रास्ता काट काट के बनाना पड़े। लेकिन जब वो काट काट के रास्ता बनाते हैं तो सोने की खान एक्चुअली यहाँ है, हम जा रहे हैं वहाँ। द फर्स्ट फिल्म आई मेड वॉज कॉल्ड बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। वो फिल्म 6 साल तक अटकी रही, उसे 6 साल तक किसी ने रिलीज नहीं किया। देन वन डे वन आइडिया अकर टू मी, और मैंने कहा कि अरे ये फिल्म थिएटर में क्यों रिलीज करनी है? इसलिए कि हमने कैमरे में शूट की है, बिकॉज वी कॉल इट फीचर फिल्म। व्हाई डिड आई मेक इट? तो अगर एक भी आदमी इस फिल्म को देख ले और वो अगर प्रभावित हो जाए तो ये तो सक्सेसफुल हो गई फिल्म। एंड दैट्स एग्जैक्टली आई वेंट ऑन अ जर्नी। वी स्टार्टेड शोइंग दिस फिल्म इन वेरियस यूनिवर्सिटीज। JNU में तो मुझ पर फिजिकल अटैक भी हुआ, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी हुआ। बट वी एंड स्लोली दैट फिल्म फाउंड इट्स ऑडियंस। इट बिकेम अ कल्ट फिल्म। उससे मेरी बुक आई अर्बन नैक्सल्स। अर्बन नैक्सल्स स्लोली कॉट द इमेजिनेशन। It became the biggest bestseller, non-fiction bestseller ever. Till date, it sells more copies than the new launches sell, and that opened up the market for me. उसके बाद मैंने बनाई था ताशकंद फाइल्स। 9 बुढ़े लोग एक कमरे में बंद, डिस्कसिंग द मर्डर, कॉन्ट्रोवर्शियल मर्डर ऑफ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ना तो उस कमरे में खिड़की थी, ना बाहर का कोई दृश्य था, ना गाने थे, ना मजाक था, ना एक्शन था, ना हीरोइन थी, ना कॉस्ट्यूम थे। ऐसी कोई भी चीज़ उस फिल्म में नहीं थी जो कि किसी एक फिल्म में होनी चाहिए। उसके अलावा वो फिल्म में सिर्फ डायलॉग 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 थे। हर आदमी ने बोला कोई आदमी दुनिया में इसको देखेगा नहीं। पूरे बॉलीवुड ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया, वो भी 2-3 साल पड़ी रही डब्बे के अंदर। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज़ हुई फाइनली किसी तरह से, तो 175 स्क्रीन में हुई। उसके साथ आई थी करण जौहर की फिल्म कलंक। वो रिलीज हुई थी 5000 स्क्रीन में। एक राजा की फिल्म और एक रंग की फिल्म एक साथ आई। एक वो फिल्म जो लोगों को इंप्रेस करने के लिए बनी थी, एक वो फिल्म जो लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए बनी थी। 5000 स्क्रीन में रिलीज हुई राजा की फिल्म 2 दिन भी नहीं चली और ताशकंद फाइल्स उस साल की सबसे बड़ी स्लीपर हिट बनी।
जहां फिल्में 5-6 दिन से ज़्यादा, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलती हैं, वो फिल्म 120 दिन चली, और जिसके कारण पूरे बॉलीवुड ने, बड़े बड़े बादशाह और शहंशाह जो बॉलीवुड के हैं, जो ये बताते थे कि क्या सक्सेस है फिल्म मेकिंग में, किसे सक्सेस बोला जाता है, और उन लोगों ने मुझसे कहा था इसका एक शो नहीं चलेगा क्योंकि इस फिल्म में सिर्फ डायलॉग 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 है और कोई कहानी नहीं है। कौन मूर्ख होगा जो 300 रुपए लेके फिल्म देखेगा। वो फिल्म 120 दिन चली, सबसे बड़ी हिट बनी, और उसको बेस्ट डायलॉग्स एंड स्क्रीन प्ले के लिए नेशनल अवार्ड मिला। एंड एवरीबडी, सारी रिसर्च एजेंसीज ने कहा ये फिल्म एक और कारण है ये नहीं चलेगी क्योंकि फिल्म देखने वाली जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग लोगों की, यूथ एंड विमेन, औरतें और जवान लोग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग किड्स एंड हाउसवाइफ्स टिपिकली यही फिल्में चलाती हैं भारत में। आप और हम जैसे लोग बिजी रहते हैं, बहुत कम फिल्में देखते हैं। तो ये तो आएंगे नहीं क्योंकि यंग लोगों को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है उनको, और औरतें पॉलिटिकल फिल्में देखती कहाँ हैं। ये रिसर्च एजेंसीज जिनके एग्जेक्टिव्स को महीने के 10-10, 12-12 लाख रुपए मिलते हैं, और जो वर्ल्ड के बेस्ट कोर्सेज करते हैं और वर्कशॉप्स करते रहते हैं हर समय, उन ज्ञानी लोगों ने ये बोला था। आप यकीन नहीं करेंगे कि उस फिल्म की 70% ऑडियंस जो थी वो सारी यंग लोग और सिर्फ औरतों की थी। वो फिल्म की जो रिपीट ऑडियंस थी वो औरतों की थी। कश्मीर फाइल्स, उसके बाद नेक्स्ट फिल्म, कश्मीर के ऊपर बहुत फिल्में बनी हैं, एक नहीं बनी है, बहुत सारी बनी है। रोजा, फिजा, फिदा, मिशन कश्मीर, हैदर, बहुत सारी फिल्में बनी हैं। उन फिल्मों को देख देख के भारत की यंग जनरेशन को ऐसा कुछ ये लगता था कि कश्मीर में आर्मी जो है वो रेप करती है और वहाँ जितने लोग रह रहे हैं वो सब विक्टिम्स हैं। किसी को ये नहीं पता था, यंग जनरेशन में लोगों को यही नहीं पता था कि वहाँ कभी कश्मीरी पंडित भी रहा करते थे। लोगों को ये नहीं पता था कि वहाँ पे वेद भी लिखे गए, वहीं पे आयुर्वेदा भी निकला। लोगों को ये भी नहीं पता था कि सारा नाट्यशास्त्र भी वहीं पे बना। और बेसिकली इट वाज द एपेक्स रिसर्च टाउन ऑफ हिंदू फिलॉसफी। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान इसलिए हिंदू फिलॉसफी बोल रहा हूँ। इस राष्ट्र की सिविलाइजेशन की जितनी भी क्रीम ऑफ फिलॉसफी है, ये जो पूरा हम कहते हैं सब कुछ माया है, ये सारा विश्व एक है, पूरा जो शैविज्म है ये सारा कश्मीर से ही निकला हुआ है। भारत के जितने विद्वान लोग थे वो सारे वहाँ जाते थे, जैसे MIT में जाते हैं या हार्वर्ड में जाते हैं या येल और स्टैनफोर्ड में जाते हैं, ऐसे ही कश्मीर जाया करते थे। या तो जब मैंने कई सारे मैं लोगों से बात कर रहा था, वो ऐसे ही रिसर्च मेरा अपनी तरह से होता है, तो आई वॉज जस्ट टॉकिंग। आप यकीन नहीं करेंगे, एक हमने सर्वे किया था एंड मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल सेड, और प्लीज़ मेरी कोई यहाँ पे, मैं बिल्कुल भी, मेरे बारे में एक रेपुटेशन सी बना दी गई है, लेकिन मैं आपको, ईश्वर साक्षी है इस बात का, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसका कोई रिलीजियस कॉनोटेशन नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर आपको उसके बावजूद भी ये बात अच्छी नहीं लगे सुनने में, देन आई एम सॉरी, पर इसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है। अब इट हैपन्स टू बी अ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मेजॉरिटी ऑफ यंग स्टूडेंट्स इन इंडिया बिलीव्ड कि इट वॉज ओरिजिनली एन इस्लामिक लैंड जिसको इंडिया ने इलीगली कैप्चर कर रखा है। मैं कश्मीर बहुत जाता हूँ, मेरी फिल्म में सारे कश्मीरी मुस्लिम लड़के लड़कियों ने काम किया, दे आर वेरी गुड डियर फ्रेंड्स ऑफ माइंड, मोस्ट ऑफ देम। जो 90s के बाद जो लड़के लड़कियां वहाँ पैदा हुए कश्मीर में, उनको इस बात का आइडिया ही नहीं कि वहाँ कभी कश्मीर में हिंदू लोग भी रहते थे। और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अपने देश की गलत हिस्ट्री बताना, ना बताएं चलो मैं एक बार मानने को तैयार हूँ, लेकिन जब बताएं तो गलत बताना। जैसे कोई आने वाली जनरेशन को ये बता दे कि भाई ये तो ओरिजिनली ब्रिटिश लैंड था भारत। कैसा लग रहा है आपको सुन के? कैसा लगा?
अब आप सोचिए उन 7 लाख कश्मीरी पंडितों को कैसा लगता होगा। सरस्वती जहाँ पे, जिस सरस्वती को माना जाता है जिस जगह पे, उस जगह में रहने वाले लोगों को ये सख्ती ही नहीं पता, ना उन्हें स्कूल में कोई बताता है, ना माँ बाप बताते हैं, और हमारा मीडिया और पॉलिटिक्स जिस तरह की थी। तो व्हेन आई डिसाइडेड टू मेक दिस फिल्म, आप यकीन कर सकते हैं कि सबसे पहले लोगों ने क्या बोला होगा? मरोगे, मारे जाओगे। बच गया हूँ अभी, पता नहीं, इसलिए मैं हर सांस आखिरी सांस समझ के चलता हूँ। लेकिन ये बात भी सत्य थी। फिल्म मैंने अनाउंस की तो पहला फतवा आ गया, शूटिंग कर रहे थे दूसरा आ गया, फिल्म रिलीज हुई तो 3-4 और आ गए। वो फिल्म एक आदमी पैसा लगाने को तैयार नहीं था। हमने खुद अपने पैसे से किस तरह से उसको किया हम जानते हैं। और जब रिलीज होने पे बात आई तो किसी ने कहा ये कोई क्यों देखेगा। वो फिल्म इसी तरह से 400 या 500 स्क्रीन पर रिलीज हुई। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। सबको लगा था कोई ये देखेगा नहीं, इसमें कोई स्टार ही नहीं है, कोई हीरो ही नहीं है। कौन देखेगा ऐसी फिल्म जिसमें हीरो नहीं, गाने नहीं, कुछ भी नहीं। और कोविड के वक्त आई थी, 50% ऑक्यूपेशन पे थिएटर्स चल रहे थे। सारी दुनिया ने तय कर लिया था, बॉलीवुड ने भी तय कर लिया था कि अब थिएटर में कोई आएगा नहीं, सब ओटीटी में ही फिल्म देखेंगे। एंड दैट फिल्म went on to became the biggest blockbuster। और अगर आप ROI समझते हैं तो इतना हिस्टोरिक ROI इसके पहले कभी नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं इसके आगे बहुत जल्दी होने वाला है। ये तो आप सब जानते हैं जो मैंने आपको बताया, पर एक बात जो आप नहीं जानते वो अब मैं आपको बताता हूं, और ये आपके इंटरेस्ट की बात है क्योंकि ये धंधे से जुड़ी हुई बात है। मुझे ये पता था कि जो आम बॉलीवुड की ऑडियंस है शायद ये फिल्म देखने ना आए, इसलिए 1 साल तक उस फिल्म को मैं गांव गांव भारत की ऐसी ऐसी जगह जिनको लोग जानते नहीं हैं लेकिन जिनके दिल में कश्मीर से प्यार है, वहां जा जाके लोगों को दिखाता रहा। 8 लोगों को, 10 लोगों को, 4 लोगों को। किसी ने कोई ऐसा भी करता है क्या? एक आदमी ने बुराई कर दी तो लिख दिया जाके ट्विटर में कि बहुत ही बेकार फिल्म है, बोर हो गए, फिल्म ना तो बिकेगी ना चलेगी, कोई आएगा ही नहीं देखने। पर वी टुक दैट रिस्क। 90% ऑफ द कश्मीर फाइल्स ऑडियंस, मैं अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूं पर ऑलमोस्ट टू दैट ट्यून, इज ऑफ द पीपल। ये जो 80-90% जिन लोगों ने कश्मीर फाइल देखी है वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 से 10 साल के बीच में कोई फिल्म ही नहीं देखी थी। मैं लखनऊ गया लोकेशन देखने अभी, तो हमको कोविड के लिए एक शमशान घाट की ज़रूरत थी। तो मैं जब वहाँ घुसा तो पीछे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हुई, बड़े दाढ़ी आड़ी वाले कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने बोला सर हम ये शमशान घाट जितने हैं लखनऊ के वो सारे मैनेज करते हैं, क्या आप जानते हैं हम सब लोगों ने मिलकर आपकी फिल्म के 5 शोज रखवाए। मतलब मार्केट क्रिएट किया जा सकता है अगर आप लोगों के दिल की बात तक पहुंच सकें तो। उसके लिए एफर्ट नहीं लगता। और कश्मीर फाइल्स, आपको मैं जो कह रहा हूं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो पैसे देके मोटिवेशनल स्पीच देता है। मेरा कोई रटा रटाया कार्यक्रम नहीं है। मैं आपसे सिर्फ वही कह रहा हूं जो मैं अनुभव किया है, जो मैं करता हूं और जो मैं आगे करने जा रहा हूं। कश्मीर फाइल्स रिलीज करने के बाद एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 नहीं बनाता, क्योंकि वही कॉमन सेंस है, वही बिजनेस सेंस है, वही रैशनैलिटी है, वही सारी दुनिया आपको सिखाती है और वही सक्सेस है। पर हमने नहीं बनाई, इसीलिए नहीं बनाई। मैंने पल्लवी को बोला, मेरी पत्नी का नाम पल्लवी है, मैंने उनको बोला चूंकि सारी दुनिया कह रही है कश्मीर फाइल्स 2 बनाओ, ये 200, 300 करोड़ लेके आप मेरे सामने लोग खड़े हैं कि ये लीजिए सर पैसा बनाइए, इसलिए ये फिल्म नहीं बनाई। ये सच है, इसमें इतना 0.1% भी मैं आपसे गलत नहीं कह रहा। अब ये मत बोलिएगा इसके लिए कलेजा चाहिए और करेज चाहिए, ऐसा ईगो नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो मेरा एक्सप्रेशन नहीं है।
कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बनाना मेरा एक्सप्रेशन नहीं है। ईश्वर ने मुझे कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बनाने के लिए नहीं पैदा किया है, मुझे कश्मीर फाइल्स बनाने के लिए पैदा किया था। सिर्फ इसलिए कि एक झूठ है कि तुम पैसे ज्यादा कमा लोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। मुझे ऐसा कोई रत्ती भर का शौक नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है वो आप अरबों 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 रुपए लेके भी नहीं कमा सकते, और मेरे पास है भारत के लोगों का आशीर्वाद। जिस व्यक्ति को यह लगता है कि आप खुद सक्सेसफुल हो सकते हैं, भगवान उसको बचाए। जिसको यह लगता है मेरा बिजनेस मैं चला रहा हूं, उसको भी ईश्वर बचाए। बिना लोगों की ब्लेसिंग्स के आप जिंदगी में ना तो खुश हो सकते हैं, ना कभी आप सफल हो सकते हैं। तो हमने क्या किया? वी डिसाइडेड टू मेक अ फिल्म कॉल्ड द वैक्सीन वॉर। अब आप में से अगर कोई थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट बिजनेस को समझते हो, तो कोई भी दुनिया में आपको एक ही सलाह देगा कि अभी अभी जिस मुसीबत से सोसाइटी निकली है उसके ऊपर तो फिल्म कभी बनाना नहीं। क्या लोगों ने बोला होगा? एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, अरे यार कोई कोविड को अभी याद नहीं करना चाहता है, 2 साल के बाद तो लोग सांस लेने का है कि उनको याद दिलाना चाहते हो, कोई नहीं आएगा। और बात भी सही है, वैक्सीन नाम सुन के कौन फिल्म देखने आएगा? अच्छा चलिए ईमानदारी से बताइए, अभी इसलिए एक टेस्ट करते हैं क्योंकि 28 को फिल्म रिलीज हो रही है, 29 को आप चेक करिएगा अभी जो मैं बात आपसे करने वाला हूं। अब मैं खड़ा हूं इसलिए नहीं, बिल्कुल इसलिए नहीं कि मैं खड़ा हूं, मुझे दिल से बताइए अपनी आत्मा से सच, और मुझे ना अच्छा लगेगा ना बुरा, आप में से कितने लोग हैं जो द वैक्सीन वॉर नाम सुन के फिल्म देखने जाएंगे? और ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो आपको नहीं, अब सुन लिया आपको सुन के अब चले जाए। लेकिन जब पहली बार उसका नाम सुन के 90% लोग जो कहते हैं यार कौन देखेगा, अगर, और ये सही भी है, क्यों देखें उसको? और वैक्सीन वॉर कोविड की फिल्म भी नहीं है, इट्स नॉट अ कोविड फिल्म, इट कैन बी चंद्रायन की फिल्म समझ लीजिए उसको, आप वर्ल्ड कप जीतने की फिल्म समझ लीजिए। इट्स अबाउट अचीवमेंट, इट्स अबाउट हाउ टू अचीव समथिंग। सो वी डिसाइडेड टू मेक द वैक्सीन वॉर। हमने जितना भी पैसा अपना कमाया, थोड़ा बहुत, जो लोग समझते हैं उतना नहीं कमाया हमने, क्योंकि जो सारा पैसा स्टूडियोज ले जाते हैं, मिडिल मैन ले जाते हैं सारा, तो आपके पास बहुत कम आता है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जहाँ 100% प्रॉफिट्स आपके पास आते हो, सारी दुनिया का नियम एक ही है। सो वी टुक द चांस एंड वी पुट ऑल द मनी इनटू अ फिल्म जहाँ पे कोई मार्केट ही नहीं है उस फिल्म के लिए, जो हम जानते ही नहीं कोई कैसे होगा। एंड उसमें वी गॉट अ वेरी ओल्ड एक्टर जो 5 साल से काम ही नहीं कर रहा था, नाना पाटेकर, वी ब्रॉट हिम बैक। एंड रेस्ट ऑफ देम आर ग्रेट एक्ट्रेसेस बट ऑल विमेन, जिनके आप ज्यादा नाम नहीं जानते, पल्लवी जी का जानते होंगे, औरों का नहीं जानते होंगे। कोई हमारी फिल्म को टिपिकल बॉलीवुड वाले लोग ना तो रिलीज करने को तैयार, ना कुछ। आपने पूछा मैं क्यों जाता हूं, मैं करूं क्या, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप फिल्म रिलीज कर दीजिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बट नोबडी गिव्स अस मनी, नोबडी डिस्ट्रीब्यूट्स अवर फिल्म। डिस्ट्रीब्यूट्स मतलब जो जिस तरह से होती हैं राजाओं की, बादशाहों की, अभी हुई हैं बादशाह वगैरह, किंग्स, वहाँ पे ही होते हैं बॉलीवुड में, किंग्स, बादशाह, राजा, शहनशाह। तो वैक्सीन वॉर 15 करोड़ में हमने बनाई थी कश्मीर फाइल्स। सो वी सेट क्या हम इसको इतनी कम कॉस्ट में बना सकते हैं सो दैट किसी हालत में हम ब्रेक इवन कर जाएं, क्योंकि ये फिल्म तो कोई ना दिखाने चाहता है ना कोई देखना चाहता है। बट वी वर कन्विंस्ड बिकॉज दिस इज आवर एक्सप्रेशन। अब मैं आपको ये बताता हूँ, वो फिल्म हमने 28 सितंबर को रिलीज हो रही है, आप चाहें तो उसको देखिएगा जाके, पर अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ये फिल्म कोविड के बारे में नहीं है। आपको रोना जरूर आएगा, फिल्म में कई बार आप रोएंगे, लेकिन आप खुशी के मारे रोएंगे, आप प्राइड के मारे रोएंगे, और फिल्म देखने के बाद आपका मन करेगा जाके अपनी मां के पांव छुएं और कहें कि यू आर ग्रेट। मैं जब ये रिसर्च कर रहा था आईसी मार्क के साथ,
तो जब हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे, धीरे धीरे एक स्टेज आई, मैंने अपने असिस्टेंट से बोला हम सिर्फ ये औरतों के इंटरव्यूज़ को कर रहे हैं यार, थक गए, कितना करेंगे, 6 दिन हो गए, सिर्फ औरतें ही औरतें मिल रही हैं, आदमी लोग कहाँ हैं। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो कि ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, दीज आर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ मोस्टली औरतें ही काम करती हैं, 70 to 80% औरतें ही हैं। मैंने कहा ये वीरोलॉजी का जो साइंस है इसमें औरतें ही काम करती हैं। एंड देन समथिंग ओपनड अप एंड आई सेड ये फिल्म तो अब बनानी ही पड़ेगी, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ एक रिसर्च किया जिसमें हमको ये पता चला कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया डोंट इवन केयर अबाउट वीरोलॉजी। आप में से कितने लोग जानते हैं वीरोलॉजी क्या होता है? अरे बाप रे, बहुत, कोई नहीं जानता। आप सबने वैक्सीन लगाई है, कोविड के बारे में जानते हैं? 20 मार्च को आप सब मरने वाले थे, 7 जनवरी को सब बच गए। जिस चीज से मरने वाले थे और जिस चीज ने आपको बचाया उस साइंस को वीरोलॉजी बोलते हैं। कितना दुर्भाग्य है इस देश का। हाउ पैथेटिक, व्हाट अ सैड कमेंट्री इज। जिस चीज के कारण आप जिंदा हैं, आप उस डॉक्टर और उस दवाई के बारे में कुछ नहीं जानते। आई सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नई जनरेशन है उनको पता चले वीरोलॉजी क्या होता है, क्योंकि अगर भारत को वाकई में सक्सेसफुल होना है तो मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं, अगर आज वर्ल्ड में किसी कंट्री को सक्सेसफुल होना है, दे हैव टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द फील्ड ऑफ बायोसाइंस। आप में से कितने लोग जानते हैं वर्ल्ड कहाँ जा रहा है? मुझे पता नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये वर्ल्ड का फ्यूचर है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं नंबर 1 बनने की, वर्ल्ड में लीडर बनने की, पर हमारे यहाँ लोगों को वीरोलॉजी नहीं बना। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। और ये यहाँ सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, सबसे अधिक अवेयर लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। देश का फ्यूचर हम आगे लेके जाना चाहते हैं, पर हमें वीरोलॉजी के बारे में नहीं पता। इसका मतलब सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है। दूसरी बात, जब ये बात उठती है ये वैक्सीन किसने बनाई, आप बताइए। अच्छा, जो हमारी भारत की अपनी वैक्सीन है किसने बनाई? बताइए, कोई नाम लीजिए। भारत बायोटेक मोस्टली, वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। वो लोग मास लेवल पे बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर अंदर BSL-4 लैब में किसने बनाई? कोका कोला का फॉर्मूला किसने बनाया? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। फॉर्मूला के बिना आप कितनी भी फैक्ट्री लगा लें, वो फॉर्मूला किसने बनाया? क्यों अपनी मां को इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार करते हैं? क्योंकि आपका फॉर्मूला वहीं से निकला ना। ये फॉर्मूला किसने बनाया? इसको बनाने वाली वो महिलाएं थीं जिनको आज का मॉडर्न वर्ल्ड एम्पावर्ड ही नहीं मानता। जो ये वेस्टर्न स्टाइल फेमिनिज्म है, आप देखिए बॉलीवुड की फिल्में फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट में जो बनी है, कौन सी फिल्में रिसेंट, कौन सी ऐसी बॉलीवुड की फिल्में हैं जो कि विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है और सब लोग देख के कहते हैं आहा देखो क्या विमेन एम्पावरमेंट दिखाया है? क्वीन और 10-12 फिल्में हैं। एम्पावरमेंट के नाम पे हम क्या दिखाते हैं? घर से निकलो, फॉरेन जाओ, दारू पियो, पार्टी करो, अपने बॉयफ्रेंड पति को छोड़ दो और जिससे प्यार करती हो उसके साथ भाग जाओ। इसको हमने विमेन एम्पावरमेंट बना दिया और बहुत बड़ा नुकसान किया इस देश का हमने। जो वेस्टर्न स्टाइल फेमिनिज्म है वो एक कैपिटलिस्टिक मूवमेंट है, क्योंकि वहाँ पे औरतें काम नहीं करती थीं, दे वांटेड वर्कफोर्स, इसलिए उन्होंने कैंपेन चलाई कि अगर तुम घर का काम करती हो तो तुम एम्पावर्ड नहीं हो, तुम बच्चों को बड़ा करती हो तुम एम्पावर्ड नहीं हो, बाहर आओ, फैक्ट्री में काम करो। ये पूरा फेमिनिज्म का मूवमेंट उससे रिलेटेड था और उस चक्कर में हम भूल गए कि विश्व को एम्पावरमेंट का पूरा मैसेज तो भारत से गया। नारी शक्ति कहाँ से निकली? ये नारी शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है, अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे यहाँ से निकला। इसीलिए हम इकलौती आज सर्वाइविंग सोसाइटी है जहाँ पे सबसे ऊपर 3 देवियाँ हैं, सरस्वती, दुर्गा और लक्ष्मी। ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसमें नारी बगल में बराबरी से ना बैठे।
और आज वही राष्ट्र वेस्टर्न स्टाइल फेमिनिज्म मानने लगा है, और जो हमारी माएँ हैं उनको आज सोसाइटी एम्पावर्ड नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि वो पति का भी ख्याल रखती हैं, घर का भी काम करती हैं, बच्चों का होमवर्क भी कराती हैं, सास ससुर का भी ख्याल रखती हैं, पड़ोसियों का भी ख्याल रखती हैं, झाड़ू पोंछा भी लगा लेती हैं। तो कहते हैं ये एम्पावर्ड नहीं है। पर आपने अभी देखा है कि ये चंद्रयान उड़ाने वाली और ये वैक्सीन बनाने वाली भारत की वही महिलाएं हैं जिनको दुनिया एम्पावर्ड नहीं मानती। तो ऐसी क्या क्वालिटी है इनके अंदर, ऐसा क्या है इनके अंदर कि इनके ऊपर फिल्म बनाई जाए? एंड दिस फिल्म द वैक्सीन वॉर इज अ ट्रिब्यूट टू ऑल इंडियन मदर्स। अब जरा ध्यान देखिए मेरी बात पे, जब लास्ट में ध्यान दीजिए, आखिरी बात बता रहा हूं, आप सब जरा ध्यान 10 सेकंड के लिए अपनी मां के बारे में करिए। थिंक अबाउट योर मदर। सबसे सस्ता खाना वो खाती, अपनी सारी इच्छाओं को उसने मारा। उसे बाहर जाने का मन हो, रेस्टोरेंट, शॉपिंग करने का, उसने कहा नहीं, पहले मेरा पति, मेरा बेटा, मेरे रिश्तेदार, बाद में मैं। आपके लिए उसने हर चीज को त्यागा, सैक्रिफाइस किया। अब मुझे यह बताइए कि इंसान होने की सबसे बड़ी क्वालिटी कौन सी है, सबसे कठिन क्वालिटी, ऐसा कौन सा ह्यूमन ट्रेट है, ऐसी कौन सी ह्यूमन क्वालिटी है जो प्रैक्टिस करना वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मुश्किल है, और जिसको जब तक आप बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के हो कर ही नहीं सकते? वो क्वालिटी है सैक्रिफाइस, त्याग। लोग अपना बिस्तर एक दिन के लिए नहीं छोड़ सकते किसी और के लिए, लोग अपनी एक चबन्नी नहीं छोड़ते किसी के लिए, आप अपनी कंफर्ट नहीं छोड़ते, आप कुछ भी किसी के लिए त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। आप सोचिए, त्याग आपकी मां ने जितना किया उतना विश्व में कौन कर सकता है? और ये सिर्फ भारत की माओं में ये क्वालिटी मैंने देखी है, इतना सैक्रिफाइस। आज जो ये भारत अमेरिका के व्हाइट हाउस में, भी अमेरिका में था एक महीना, बाहर जहां जाता हूं लोग ऐसे खड़े होते हैं जैसे भारत अब वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर है, थैंक्स टू व्हाइट हाउस। आज व्हाइट हाउस में जो भारत को इज्जत दी जा रही है, आज जो सारी दुनिया कह रही है कि चाइना नहीं, भारत सबसे उभरता हुआ सितारा है, अगर आज भारत हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, इज बिकॉज ऑफ अवर मदर्स एंड देयर सैक्रिफाइस। पूरे वर्ल्ड में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वैक्सीन वार क्यों बनाई है और क्यों हमने अपनी जिंदगी का एक एक पैसा निछावर इस पे किया है, बर्बाद भी होगा तो तैयार है। सारी दुनिया में आज प्रॉब्लम क्या है? सारे वर्ल्ड का ये प्रॉब्लम है। जो लोग ट्रैवल करते हो, मैं बहुत करता हूं, पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम आज ये है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, हेट बढ़ गई है, वो है ट्रस्ट डेफिसिट। कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, सारा प्रॉब्लम है ट्रस्ट का। आप अमेरिका में जाइए, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया में जाइए, लोग विश्वास नहीं करते, इतने सारे लोग रहते हैं। साउथ अफ्रीका जाइए, जोहान्सबर्ग, नहीं करते, लंदन में नहीं करते। पर एकमात्र एक ऐसी कम्युनिटी है जिस पे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, जिस पे सब ट्रस्ट करते हैं, वो है इंडियंस, भारतीय लोग। आप जोहान्सबर्ग में पूछ लीजिए, आप मेलबोर्न में पूछ लीजिए, आप म्यूनिक में पूछ लीजिए, आप वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क में पूछ लीजिए कि अगर भाई रात को तुम्हारी गाड़ी फेल हो जाए तो किसके साथ, कौन सी कंट्री, कौन सी एथनिक कम्युनिटी के बंदे के साथ आपको रात को राइड लेनी चाहिए? क्या चाइनीज के साथ लेनी चाहिए, अफ्रीकन के साथ लेनी चाहिए? आप इंडियन एक ऐसी कम्युनिटी है, पूरे वर्ल्ड में लोग कहते हैं इस आदमी के साथ भरोसा करो, ये आपको मारेगा नहीं, ये आपको लूटेगा नहीं। ट्रस्ट से बड़ी कौन सी क्वालिटी? आप प्यार के बिना रह सकते हैं, आप सेक्स के बिना एक आदमी के साथ रह सकते हैं, ट्रस्ट के बिना नहीं रह सकते। ट्रस्ट से बड़ी कोई क्वालिटी दुनिया में नहीं है। और ये भारतीयों पे क्यों लोग ट्रस्ट करते हैं? ये वैल्यू किसने दी है? आपकी मां ने, क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया है, इसलिए आप पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर इलॉन मस्क बिना पेट्रोल की गाड़ी बनाता है, सेल्फ ड्राइविंग कार बनाता है,
तो मैन्युफैक्चरर ऑफ द ईयर और इनोवेटर ऑफ ईयर या पर्सन ऑफ द ईयर की तरह उसकी फोटो किसी मैगजीन के ऊपर छपती है कि नहीं छपती है? तो जो माएँ इतने सारे ट्रस्टवर्दी लोग बनाती है, उसको सेलिब्रेट क्यों ना किया जाए, ये सवाल मेरे दिमाग में उठा। एंड दैट्स व्हाई वी हैव मेड द वैक्सीन वॉर एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियन विमेन। मैंने फिल्म 28 तारीख को आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ब्लेस अस, ट्राई एंड सी दिस फिल्म। नहीं भी देखें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर देखें तो एक प्लेज करिए मेरे साथ कि यू विल स्पॉन्सर वन टिकट एटलीस्ट, कम से कम एक टिकट यू विल स्पॉन्सर फॉर द मेड ऑफ योर फैमिली। बिकॉज जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हमें अपनी माँ, बहन, यार, दोस्त नज़र आते हैं, हमें कभी वो औरत नज़र नहीं आती जो हमारे जूते के पास बैठ के पोछा लगा रही है। तो आपने बोला है, आई थैंक यू। विल यू ऑल प्लेज विद मी? अब मेरे साथ एक बात बोलिए, ये फिल्म की थीम है इंडिया कैन डू इट। सो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, इंडिया कैन, इंडिया कैन, इंडिया कैन। थैंक यू वेरी मच।